नमस्कार छात्राओं, आज हम हिंदी साहित्य की बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में हिंदी नाटक के उद्भव और विकास के बारे में चर्चा करेंगे कि हिंदी का उद्भव और विकास कब और कैसे हुआ। छात्राओं, हमारे पाठ्यपुस्तक के रूप में कोणार्क नाटक श्री जगदीश चंद्र द्वारा रचित है, जो हमारे पाठ्यक्रम में है। और इस कोणार्क नाटक के अंतर्गत ही आज हम हिंदी नाटक के उद्भव और विकास के बारे में बात करेंगे। हिंदी नाटक का उद्भव कब हुआ, विकास कब हुआ, मैं आप लोगों को बताती हूँ। भारतेंदु पूर्व हिंदी में नाटक साहित्य नहीं के बराबर था। उन नाटकों में न नाटकीय लक्षण थे और न ही मौलिकता थी। अधिकांश नाटक संस्कृत नाटकों के आधार पर ही पद्यबद्ध नाटकीय काव्य थे। विद्यापति का रुक्मणी परिणय तथा पारिजात परिणय 17वीं शताब्दी में लिखे गए नाटक थे। इसी प्रकार 18वीं शताब्दी में भी कुछ नाटक लिखे गए थे। हिंदी नाटकों का व्यवस्थित रूप हम भारतेंदु के काल से ही दृष्टिगोचर होता है। भारतेंदु ने ही इसका श्री गणेश किया था। उन्होंने पद्य के स्थान पर गद्य, राम और कृष्ण के स्थान पर सामाजिक और राजनीतिक विषयों को लिया। इन्होंने संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी नाटकों का अध्ययन भी किया और कुछ नाटकों का हिंदी में अनुवाद भी किया। तो छात्राओं, हम देखते हैं कि जब हम नाटक के विकास के बारे में बात करते हैं तो हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि नाटक का पूर्णतः विकास जो हुआ था वह भारतेंदु युग से ही हुआ था। अब हम आगे विचार करेंगे कि भारतेंदु के कौन कौन से नाटक थे जिनके कारण नाटक का स्वरूप हिंदी साहित्य में खुलकर सामने आया था। इस युग के प्रमुख नाटककार स्वयं भारतेंदु ही थे। इन्होंने लगभग 13 मौलिक और अनुदित नाटकों की रचना की। भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम योगिनी, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती आदि इनकी मौलिक नाट्य रचनाएं हैं। इन्होंने शेक्सपियर के नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का भी अनुवाद किया था। भारतेंदु चूँकि नाटक के प्रणेता माने जाते हैं और मौलिक नाटकों के साथ साथ इन्होंने नाटकों का अनुवाद भी किया था, तो हमने भारतेंदु के भी कुछ नाटकों की चर्चा की और यह भी है कि शेक्सपियर के नाटक का भी इन्होंने हिंदी अनुवाद किया था। वेनिस इसका हिंदी अर्थ था, अंग्रेजी में इसका शीर्षक था मर्चेंट ऑफ वेनिस, अर्थात वेनिस नगर का महाजन, जिसका इन्होंने हिंदी अनुवाद किया था। इनके नाटकों में सत्य हरिश्चंद्र जो नाटक है वो बहुत प्रसिद्ध नाटक है। इनकी नाट्य कला पर हम विभिन्न भाषाओं का प्रभाव भी देख सकते हैं, जैसे संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला, तीनों भाषाओं के नाटकों का प्रभाव हमें भारतेंदु के ऊपर दिखाई देता है, किंतु इन्होंने इसका अनुसरण नहीं किया। भारतेंदु ने रंगमंच के उपयुक्त नाटकों की रचना की। उन्हें रंगमंच का विशेष ज्ञान तथा अनुभव था। वे स्वयं अभिनय में भाग लेते थे और शायद नाटकों की सफलता का रहस्य भी यही था। भारतेंदु ने जितने नाटकों की रचना की वे रंगमंच पर मंचित हो सके, इस आधार पर उन्होंने नाटकों की रचना की। और ऐसे नाटकों की रचना वही साहित्यकार, वही नाटककार कर सकता है जिसको रंगमंच का कुछ अनुभव रहता हो, क्योंकि भारतेंदु स्वयं भी इन नाटकों को मंचित करने के लिए रंगमंच में भाग लिया करते थे। उन्हें रंगमंच का विशेष ज्ञान था, अनुभव था, इसलिए वे ऐसे नाटकों का सृजन करते थे और उनकी सफलता का शायद यही रहस्य था। इनके समकालीन अन्य नाटककार भी हुए हैं, जिन नाटककारों में लाला श्रीनिवास दास, जिन्होंने रणधीर और प्रेम मोहिनी नाटक की रचना की थी, रामकृष्ण दास, जिन्होंने पद्मावती नाटक की रचना की, बालकृष्ण भट्ट, जिन्होंने वेणी संहार नामक नाटक लिखा था, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन ने वृद्ध विलाप नाटक की रचना की थी। भारतेंदु तथा उनके समकालीन लेखकों द्वारा लिखे गए नाटकों में सामाजिक कुरीतियों के प्रति तीखा व्यंग होता था। इस समय लिखे गए प्रहसनों में सामाजिक समस्याओं पर खुलकर प्रहार किया गया था। भारतेंदु युग में जितने भी नाटक लिखे गए थे, इन सभी नाटकों में का मुख्य विषय सामाजिक समस्याओं से जुड़ा होता था और वे खुलकर इन नाटकों में उन सामाजिक समस्याओं के बारे में
विचार करते थे और खुलकर लिखा करते थे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु युग के बाद हम द्विवेदी युग की ओर बढ़ते हैं और द्विवेदी युग के बारे में हम चर्चा करते हैं, क्योंकि इस युग में हम देखते हैं कि नाटकों का कोई विशेष विकास नहीं हुआ था। इस बीच भी कई नाटकों की रचना हुई, लेकिन बहुत अधिक विकसित नहीं हुई। इस युग के नाटककारों को एक तो परंपरागत रंगमंच उपलब्ध नहीं हो पाया और दूसरा इसका मध्यम वर्ग से संबंध टूट गया था। इसलिए यहाँ हम नाटक के विकास के क्रम को थोड़ा मंद देख सकते हैं। तो परंपरागत रंगमंच उपलब्ध न होने के कारण इनका मध्यम वर्ग से संबंध टूट गया था। इस युग के नाटकों में हमें सुधारवादी दृष्टिकोण दिखाई तो देता है, किंतु अधिकांश नाटक सुधारवादी दृष्टिकोण के कारण उपदेशात्मक डॉक्यूमेंट्री बनकर रह गए थे। हम उपदेशात्मक दृष्टिकोण या हम कहें कि हम सुधारवादी दृष्टिकोण की जब बात करते हैं, तो जब ऐसे नाटकों का रचना की जाती है तो हम देखते हैं कि ये सुधारवादी नाटक उपदेशात्मक नाटक बन गए थे, या इन्हें हम एक डॉक्यूमेंट्री नाटक के रूप में भी कह सकते हैं। तो चूँकि नाटक की जब परंपरा विकसित होने लगी थी तो सामाजिक समस्याओं के रूप में सुधारवादी आंदोलन हो रहे थे, उनके रूप में जन समस्याओं को लेखकों ने अपने नाटकों का विषय बनाना प्रारंभ किया था। तो छात्राओं, आज हमने बात की भारतेंदु युग के नाटकों की और उसके बाद द्विवेदी युग के नाटकों की। तो नाटकों के विकास का क्रम प्रारंभ होता है भारतेंदु युग से और द्विवेदी युग में आकर के वह थोड़ा मंद हो जाता है। उसका प्रभाव मंद होने का जो कारण था वो ये था कि सामाजिक समस्या और सुधारवादी दृष्टिकोण को अपनाना इस समय के नाटककारों ने प्रारंभ किया था, किंतु वे उसको पूर्णतः जनमानस पर लागू नहीं कर पाए थे। उसका कारण था कि ये मध्यम वर्ग से जुड़ नहीं पाए थे। छात्राओं, हम अगली कक्षा में इसी नाटक के विकास क्रम को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।